नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सत्याग्रह में आपको यूपी की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर विस्तार से दिखाएंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। ऐसे में सूबे में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। खासकर सपा अभी से रणनीति बनाने में जुट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा को हार मिली, उसके बाद से पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश लगातार एक्टिव हैं। कुछ दिन में निकाय चुनाव भी होने हैं। उससे पहले सपा का बड़ा अधिवेशन भी इसी महीने होने जा रहा है। इसको लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए और अधिवेशन की रणनीति पर मंथन किया। अखिलेश यादव इस समय समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से ठीक बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बैठक में तमाम पार्टी के विधायक शामिल थे और जो सीनियर लीडर हैं, विधायक और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। चर्चा की गई कि लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। पार्टी के मजबूत करने के लिए पहले सपा प्रमुख ने राज्य भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और 2 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य बनाया। तो अब लखनऊ में सपा बड़ा अधिवेशन करने जा रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले सपा की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में सपा विधायक शामिल होंगे, जिसके बाद 28 सितंबर से सपा का सम्मेलन शुरू होगा। सपा के इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव भी शामिल होंगे। 29 सितंबर को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। बैठक में यूपी के नए सपा अध्यक्ष पर मंथन हो सकता है। हालांकि नरेश उत्तम को हटाने की उम्मीद कम है। अधिवेशन में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद की जाएगी। इसके अलावा 2024 लोकसभा की रणनीति भी तय की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा, इस पर मंथन होगा। एक और सपा अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं, तो भाजपा ने तंज कसा और इस अधिवेशन को हार हताशा का नतीजा बताया। लोकसभा चुनाव होने में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सपा 2024 के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, जिससे यूपी में साइकिल को भाजपा से आगे दौड़ाया जा सके। पार्टी के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। आगे की रणनीति यानी अक्टूबर से एक बड़ा अभियान भी चलाना है, जनता तक पहुंचने के लिए, गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचने के लिए, जन समस्याओं को, जन मुद्दों को उठाने के लिए। उस पर भी आज चर्चा की गई है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक तरफ अखिलेश अपनी पार्टी नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं, तो शिवपाल सिंह यूपी की परिक्रमा कर पार्टी को मजबूती देने के काम में जुटे हुए हैं। वो एक तरफ सपा पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी संदेश भी दे रहे हैं। शिवपाल ने आज अमरोहा और गाजियाबाद का दौरा किया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खी बढ़ी है, उसके बाद से चाचा भतीजा एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। अमरोहा में एक बार फिर शिवपाल यादव ने सपा पर हमला बोला। उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ फिर जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि वो अब सपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। इसके साथ तो नहीं करेंगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने भविष्य की राजनीति को लेकर खुलकर की बात। उन्होंने दावा किया कि प्रसपा निकाय चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। अपना संगठन इसलिए तो मैंने बनाया है और अब चुनाव हम अलग से लड़ेंगे, अलग से लड़ेंगे। भाजपा के साथ जाने के सवाल पर भी शिवपाल यादव ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन संकेत जरूर दे दिए। और फिर जब समय आएगा, अभी तो बहुत टाइम है, जब जिंदाबाद 6 महीना जब बचेंगे ना, तब पूछ लेंगे। जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच तल्खी बढ़ी है, उसके बाद से वो जिलों का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। एक तरफ वो भाजपा पर सीधा वार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि सपा को 2024 में बड़ा झटका जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
उत्तर प्रदेश में नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है, मेले की तैयारियां हो रही हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, सीएम योगी नवरात्र मेलों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने मिर्जापुर का दौरा कर मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की, विकास कार्यों का जायजा भी वहां पर लिया। 26 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सीएम योगी मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में दूसरे विग्रहों की पूजा अर्चना भी की। मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने विंध्य कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। मिर्जापुर का विंध्यवासिनी कॉरिडोर सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को हुआ था। विंध्यवासिनी को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ भी बैठक कर कुछ जरूरी निर्देश दिए। यही नहीं, मिर्जापुर में 26 सितंबर से नवरात्र के मेले की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया। और चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। सुभाषपा के लिए दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये हालात कह रहे हैं। उनकी पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं का दावा है। और ये वही नेता हैं जो राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अब इन नेताओं के लिए ओपी राजभर सियासी दुश्मन बन गए हैं। अपनों का राजभर पर बड़ा प्रहार। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को जो है 300 रुपया भाड़ा किराया दे करके यहाँ हम लोगों को बुलवाया था। सपा का सुभाषपा पर ठगवाबाज। राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमारे हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं। तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। सूबे की सियासत में अब लंका वाली ललकार। ओम प्रकाश राजभर रावण से भी बड़ा है, समझिए। भी प्रण कर लिए हैं कि इनको कटोरा थेगा करके बनारस में घुमा करके भीख मंगवाएंगे इनसे। राजभर के खिलाफ अपनों का चक्रव्यूह। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले मऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत और एकता का मंत्र दिया, जिसके बाद पार्टी के बागी नेता सामने आए और उन्होंने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। यही नहीं, अब सपा नेता भी राजभर के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनकी उम्मीद खुद राजभर को भी नहीं रही हो। सियासत कब करवट ले ले, कब अपने पराये हो जाए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक तरफ उनके करीबी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो पार्टी को भी तोड़ रहे हैं। यही नहीं, वो ओपी राजभर पर ऐसे ऐसे हमले बोल रहे जिनकी उम्मीद शायद ही कभी ओपी राजभर को रही होगी। आज के 2 महीना पहले जो आपके चैनल पर बोला करते थे ओम प्रकाश राजभर, उनके चेहरा से आज मिला लीजिए और उस दिन से मिला लीजिए, दिल्ली आसमान का फर्क होगा। रामजीत राजभर की गिनती कभी ओपी राजभर के करीबियों में होती थी, लेकिन अब वो उन पर गंभीर आरोप लगा रहे। रामजीत राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा अध्यक्ष पैसे लेकर लोगों की भीड़ जुटाते थे। अध्यक्ष जी, हम लोगों को जो है 300 रुपया भाड़ा किराया दे करके यहाँ हम लोग को बुलवाया था, जो कि हम लोग इस बात को न कर गए थे कि भाई हम लोग की शक्ति काम नहीं कर रहा है जाने के लिए। मगर 300 रुपया दे करके, लालच दे करके कार्यकर्ताओं को इस हिंदी भवन में बुलाने का काम किए थे ओम प्रकाश राजभर। रामजीत राजभर के आरोपों के तीर यही नहीं थमे, उन्होंने राजभर की तुलना रावण से कर दी। ओम प्रकाश राजभर रावण से भी बड़ा है, समझिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से, जहूराबाद के विधानसभा है, दूसरी बात जहूराबाद के जो है जनता ने इनको सम्मान दिया। जहूराबाद में एक भी गरीब का मड़ई उजाड़ करके अगर ओम प्रकाश राजभर छत देने का काम किया हो। सुभाषपा के बागी नेताओं ने ओपी राजभर को एक अजीब सी चुनौती भी दे डाली। इनका तो हम लोग वो असर करेंगे कि ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। हम लोग भी प्रण कर लिए हैं
कि इनको कटोरा थेगा करके बनारस में घुमा करके भीख मंगवाएंगे इनसे। एक तरफ ओपी राजभर के करीबी उन्हें अपने चक्रव्यूह में घेर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी उन्हें घेरने से नहीं चूक रही। उनको अपने बेटे को यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ के मैं देख रहा हूँ आजकल रोज यहाँ के राजभर बच्चे जो मलेशिया में फंसे थे वो याद दिला रहे हैं कि जब हम मजबूरी में थे तो आप नहीं आए। जो बच्चा मर गया वो याद दिला रहा है कि अब हमको पूछने नहीं आए। कहीं गए तो है नहीं, तो मऊ के राजभरों को किसी ठगवर की थोड़ी जरूरत है। सपा नेता राजीव राय ने तो ये दावा कर दिया कि ओपी राजभर को टिकट के लिए गिड़गिड़ाते देखा था। लेकिन राजीव राय के सामने दोनों बाप बेटे आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा है कि एमएलसी के टिकट के लिए करुण राजभर को एमएलसी बना दो। ये मैंने जरूर देखा, मेरे आंखों के सामने का है। अपने ऊपर हो रहे लगातार हमले के बाद ओपी राजभर भी जवाब दे रहे। एक दिन पहले ही उन्होंने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए अपने वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं। जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद सुभाषपा में बगावत का दौर चल रहा। ऐसे में एक तरफ ओपी राजभर पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं, तो उनके करीबी उनकी मुश्किलों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मऊ से एबीपी गंगा के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। ऋषिकेश हत्या को लेकर पूरे उत्तराखंड में रोष है, गुस्सा है। आक्रोशित भीड़ आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगा चुकी है। भाजपा अलकाबाद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलकित आर्य के भाई और पिता को पार्टी से निकाल दिया। उत्तराखंड की बेटी का शव भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 साल की लड़की के घर वाले और दोस्त ये मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एक हत्याकांड जिससे सुलग उठा उत्तराखंड, एक मर्डर जिससे उठे कानून व्यवस्था पर सवाल, एक हत्याकांड जिस पर भड़क उठा आम आदमी का गुस्सा। इस दुख भरी कहानी की शुरुआत 18 सितंबर की रात हुई, जब पार्टी से निकाले जा चुके भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या के लग्जरी रिजॉर्ट में काम करने वाली एक लड़की लापता हो गई। आरोप है कि पुलिस 22 सितंबर तक रसूखदार आरोपियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बेटी के गायब होने की खबर जैसे जैसे फैलती गई, शहर शहर प्रदर्शन बढ़ते गए और पुलिस सवालों के घेरे में घिरती चली गई। प्रदर्शन के बाद ही प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुई और तीनों आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया और युवती का शव बरामद कर लिया गया। पहले इसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। आरोप है कि भाजपा से निष्कासित किए जा चुके नेता का बेटा लड़की को गलत धंधे में धकेलना चाहता था, उस पर दबाव बना रहा था, जिससे वो डर गई थी। मर्डर से पहले उत्तराखंड की बेटी का आखिरी फोन कॉल इस बात की गवाही भी देता है। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट बस, चल। उत्तराखंड की बहादुर बेटी ने जिंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे, भविष्य के हसीन सपने देखे थे, लेकिन 18 सितंबर को उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बावजूद उस बेटी को अब भी इंतजार है फैसले का, न्याय का,
और कानून के इंसाफ। आपने पुलिस के सामने अपराधियों को कांपते देखा होगा, लेकिन आज आपको हम बस्ती की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां किसी के थाने में आने से हाथ पांव फूल गए। पुलिस कर्मियों को समझ में नहीं आया कि करें तो आखिर करें क्या। सबसे बड़ा खतरनाक रसल वाइपर माना गया। वैसे तो यूपी पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, गूंगे बोलने लग जाते हैं, मगर इस बार नजारा जरा हटकर है। जिस थाने में आने के बाद बड़े बड़े अपराधी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, उस थाने में जहरीला सांप आ जाने से हड़कंप मच गया। सांप के थाने में घुस आने से पुलिस वाले डर गए, अपना ही थाना छोड़कर इधर उधर भागने लगे। मालूम करने पर पता चला कि थाने में जो सांप घुसा है वो खतरनाक है। ऐसे में फौरन ही सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया। वैसे तो ये जनाब भी खाकी वाले ही हैं, मगर उन्हें सांप पकड़ने में महारत हासिल है। कुछ देर बाद ही थाने में सांप का रेस्क्यू शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद सांप को एक झोले में डालकर ले जाया गया, जिसके बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। सांप को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कल मैंने ये घनश्याम जी हैं, जिनके जो हम लोगों से पहले से भी परिचित हैं, और इनके बारे में यह है कि बहुत सारे सांपों का रेस्क्यू ऑपरेशन इनके द्वारा किया जा चुका है। तो इनको हमने तत्काल फ़ोन किया है और जितना जल्दी हो सके मैंने कहा कि आप आइए, और इन्होंने आकर और तुरंत जो है उस जहरीले सांप को तत्काल अपने उससे पकड़े हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको पकड़े हैं। दरअसल जहां पर थाना है उसके पीछे गन्ने के खेत हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सांप वहीं से थाने में घुसकर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश ने प्रदेश की खाट खड़ी कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आफत की ये बारिश अगले 24 घंटे तक जारी रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। और भारी बारिश के बाद नदियां अपने पूरे वेग पर हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, यानी तबाही बादल फाड़ होने वाली है। घर में तबाही, स्कूल में तबाही। ये राहत की बारिश नहीं, ये आफत की बारिश है। मैदान डूबा, सड़क टूटी, आसमानी अटैक से लोगों में आफत। गांव शहर बादलों की बगावत, गांव डूबे, शहर डूबे, डूब गया घर बार। लहरों की ललकार से जीना हुआ दुश्वार। बारिश से बेहाल, आफत विकराल, यूपी में बादलों की एयर स्ट्राइक। आसमानी अटैक में सब ऐसे ही जलमग्न हो जाता है, तभी कुदरत के रौद्र रूप का पता चलता है। बारिश के मौसम में ऐसी त्रासदी जिससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सैलाब जहां खुद अपना रास्ता बना लेती है, बस्तियां वीरान हो जाती हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं, इंसान बेबस हो जाता है। कुदरत की ससीम ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती। आसमान से गिरा तबाही वाला पानी, क्या प्रशासन ने हार मानी? चला सुर की दहाड़, तबाही बादल फाड़। सितंबर महीने में बारिश ने मेरठ में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में 2010 के बाद पहली बार बरसात हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और 25 सितंबर तक बूंदाबांदी जारी रहने की संभावना है। मेरठ में विदाई की बेला में मानसून मेहरबान है और मानसून की यही मेहरबानी शहर पर भारी पड़ रही है। शहर का हर इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। शहर के दिल्ली रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके का हाल देख लीजिए। यहाँ जलभराव के बीच भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है। सड़कों के जलमग्न होने के बाद मेन रोड का पार्क भी पानी में डूब गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में भी नगर निगम जल निकासी का इंतजाम करने में नाकाम रहा। कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी लोगों के सामने आ रही है। और ये देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो पार्क है, उस पार्क की स्थिति आप देख लीजिए कि पूरा पार्क पानी में डूब गया है। अब इस पार्क में आना जाना पूरी तरीके से मुश्किल है। इसी के साथ ही इस रोड पे भी आप देख लीजिए किस तरीके से
लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश ने मेरठ में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सितंबर महीने में साल 2010 में 208 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, तो इस साल 2022 में ही अभी तक 214 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर ली गई। पिछले 2 दिन में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिन भर बारिश हुई, रात में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश की संभावना जताई है। बारिश ने शहर की शक्ल सूरत बिगाड़ कर रख दिया है। रैपिड रेल परियोजना के काम पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश और कई दिनों तक इसी तरीके से हो सकती है। मौसम विभाग ने इस तरह की जो चेतावनी है वो दी है। तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी, शायद कई जो पॉइंट्स हैं जहां पर रैपिड का काम है वो शायद इसी तरीके से प्रभावित रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। पहले बाढ़, अब बारिश और आगे बर्बादी। सितंबर में उत्तर प्रदेश की यही कहानी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने यूपी की तस्वीर बदल करके रख दी है। क्या मकान, क्या दुकान, सब जलमग्न है। जब दावे झूठे हों तो अंजाम ऐसा होता है। बारिश में डूबे ये उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों का हाल है, जिनकी तस्वीर 4 दिन की बारिश में ऐसी बदल गई कि नगर निगम के अधिकारी बगले झांकते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां मूसलाधार बारिश ने कोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर बदल कर रख दी है। अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल का ये हाल नगर निगम के अधिकारियों को आईना दिखाता है, जो जलभराव के लिए पुख्ता तैयारी का दावा तो करते हैं, लेकिन नतीजे क्या हैं इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। बदहाली की दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से है, जहां तेज बारिश ने पहासू थाना परिसर को तालाब में तब्दील कर दिया है। उसके बाद क्या अधिकारी और क्या फरियादी, सभी को मटमैल गंदे पानी में उतरकर थाने में जाना पड़ रहा है। शहर में अधिकतर इलाकों में जलभराव के हालात हैं। तालाब बनी सड़कों ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ये हालात सिर्फ 3 दिन की बारिश के बाद हो गए। अगर कुछ दिन बरसात और हो गई तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।